दोस्तों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भारतीय जनता से ये वादा किया कि वो भारत से सारा काला धन निकालकर भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे और 2014 में यही उनका चुनावी मुद्दा भी था। और इसी काले धन को वापस लाने के लिए नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए, जिससे पूरे भारत को ये भरोसा हो गया कि मोदी जी काला धन निकाल के रहेंगे। लेकिन आज 10 साल की मोदी सरकार के बाद, नोटबंदी के 8 साल बाद और जीएसटी के 7 साल बाद सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने सच में काले धन को खत्म किया है? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता। 3 साल के भीतर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा काला धन को हमने खोल दिया है। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद कस्टम्स में स्मगल्ड गोल्ड 65% से बढ़ते हुए दिखा है और 2024 में 240 किलो से भी ज्यादा स्मगल्ड गोल्ड मिला है। 240 किलो यानी 180 करोड़ का सोना मिला है। और पिछले 5 साल में ये देखा गया है कि गोल्ड स्मगलिंग सरदार पटेल एयरपोर्ट में बढ़ते जा रही है। इसके साथ साथ आरबीआई ये कहता है कि इंडियन इकोनॉमी में 500 रुपए के फेक नोट्स की गिनती 102% से बढ़ चुकी है। तो फेक करेंसी की प्रॉब्लम भी भारत में बढ़ते जा रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज इंडिया में एक ब्लैक स्टॉक मार्केट का भी सिस्टम चल रहा है। और ये ब्लैक स्टॉक मार्केट इतना बड़ा सिस्टम है कि जहां एनएसई में एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस ब्लैक स्टॉक मार्केट में 70,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सवाल ये है, आज भी भारत में काला धन इतनी बड़ी समस्या क्यों है? इस समस्या का हल क्या हो सकता है? भारत जैसे एक डिजिटल और डेवलपिंग इकोनॉमी में 70,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है और मोदी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर रही है? दोस्तों, ये YouTube चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल से बिजनेस सीखते हैं या अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है, तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ इस ग्रोथ जर्नी में जुड़ जाइए। दोस्तों, भारत में काले धन की समस्या को समझने के लिए आपको इसकी जड़ तक जाना होगा और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि स्मगलिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड क्राइम तक हर समस्या का सबसे बड़ा कारण है टैक्स। जी हाँ, टैक्स। Government has reduced and rationalized tax rates. Indian corporate tax becomes very attractive and should be able to attract higher investments. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, 1970 की दौर में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, भारत में एक ऐसा टैक्स सिस्टम था जिसमें टैक्स स्लैब्स 10% से शुरू होते होते 93.5% तक पहुंचते थे। तो अगर आप 2 लाख से ज्यादा पैसा कमाते थे तो आपको 93.5% टैक्स देना पड़ता था। अब आप मुझे बताओ, आज अगर सरकार आपकी कमाई से 93.5% टैक्स में ले ले तो क्या आपको मंजूर होगा? नॉट एट ऑल, राइट? लेकिन सरकार का तब ये मानना था कि अगर वो सारे अमीर लोगों पर टैक्स लगा दें तो वो अमीर लोगों का पैसा यूज करके गरीब लोगों की मदद कर पाएंगे। बट हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। हुआ ये कि इंडिया में ब्लैक मार्केट बढ़ने लगा। कैसे? मान लो कि 1970 में एक रईस इंसान था जिसका नाम था जमुना दास, और जमुना दास अपना साउथ बॉम्बे वाला घर बेचना चाहते हैं। इस घर की कीमत है 5 लाख रुपए। तो अगर जमुना दास अपने घर को 5 लाख में बेचते हैं तो उनको 2 लाख के आगे 93.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जमुना दास इतना टैक्स नहीं देना चाहते। इसी तरह मुंबई के दूसरे कोने में दाऊद इब्राहिम है, जिसने अपने इलीगल बिजनेस से 5 लाख रुपए कैश कमा के रखे हैं। तो अब जमुना दास को फ्लैट बिना टैक्स के बेचना है और दाऊद अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहता है। और यहीं पर होती है दोस्तों ब्लैक ट्रांजैक्शन। तो जमुना दास दाऊद से ये कहेंगे कि भाई तू मेरा 5 लाख का फ्लैट ले ले,
बस इतना है कि मुझे ऑन पेपर अपने फ्लैट की वैल्यू 1 लाख रुपए दिखानी है और तू मुझे 1 लाख रुपए का बैंक ट्रांसफर कर दे और बाकी जो 4 लाख रुपए हैं वो मैं तुझसे कैश में लूंगा। तो इससे क्या होगा, पहले तो जमुना दास को सिर्फ 1 लाख रुपए के इनकम पर टैक्स देना होगा क्योंकि सरकार के हिसाब से फ्लैट बस 1 लाख रुपए में बिका है। दूसरी बात, दाऊद के पास 4 लाख रुपए कैश के बजाय आज उसके पास एक फ्लैट है जिसकी कीमत अगले 20 साल में बढ़ते जाएगी। तो दाऊद का पैसा ना केवल सिर्फ व्हाइट में कन्वर्ट हुआ है, ये पैसा अब इन्वेस्ट भी हो चुका है जिससे दाऊद की संपत्ति बढ़ते जाएगी। और तीसरी बात यह है कि दाऊद को सिर्फ 1 लाख रुपए पर स्टैंप ड्यूटी देना होगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जमुना दास के टैक्सेस बच गए, दाऊद को एक व्हाइट में प्रॉपर्टी मिल गया और सरकार को क्या मिला दोस्तों, भारत सरकार को इसमें 3 तरह के नुकसान हुए। पहले तो जमुना दास एक अमीर इंसान होने के बावजूद भी सरकार उनसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाई। नंबर 2, सरकार को 5 लाख रुपए के बजाय सिर्फ 1 लाख रुपए पर स्टैंप ड्यूटी प्राप्त हुआ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस टैक्स सिस्टम की वजह से दाऊद जैसे लोगों के पास लीगल प्रॉपर्टीज जमा होने लगे। तो अंडरवर्ल्ड के पास इतने पैसे आ गए कि अंडरवर्ल्ड डॉन्स मुंबई के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए और यही वजह है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड पावरफुल होता गया। Daud runs a massive empire in the state of Maharashtra. एक्सोशन नहीं करते वो लोग, बिल्डर लोग तो ये बोलते हैं हमारा पैसा इन्वेस्ट करो और हमको कमा के दो। यही कारण है कि आज भी भारत में इतना सारा काला धन है और इसी तरह टैक्सेस की वजह से भारत में एक ब्लैक स्टॉक मार्केट भी चलने लगा है। इसे कहा जाता है डब्बा ट्रेडिंग मार्केट। और जैसा कि हमने इंट्रो में सुना, भारत में ये ब्लैक स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है कि इस ब्लैक स्टॉक मार्केट में 70,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सवाल ये है कि ये ब्लैक स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और सरकार इसको रोक क्यों नहीं पाती है। दोस्तों, इसको समझते हैं एक सिंपल स्टोरी के साथ। मान लो अपूर्वा एक ट्रेडर है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है। इसके पास 10 लाख का कैपिटल है और अपूर्वा दिन भर इसी 10 लाख रुपए को मार्केट में बार बार घुमा के 1 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करता है। और जब भी वो अपना ट्रेड प्लेस करता है तो उसको कई सारे फीस, टैक्सेस और ब्रोकरेज फीस भरने पड़ते हैं। इसमें पहले आती है ब्रोकरेज फीस पर ऑर्डर, फिर आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, NSE के ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, सेबी चार्जेस और फिर आते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। और अगर कोई 1 करोड़ का टर्नओवर करता है तो उस ट्रेडर को कुल मिलाकर लगभग 2,000 से 2,500 रुपए तक के फीस और टैक्सेस भरने पड़ते हैं। और बाय द वे, ये फीस हर ट्रेडर को भरना ही होता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या वो लॉस में हो। तो अपूर्व जैसे लोग दिन के 2,000 से लेकर 2,500 तक के फीस और टैक्सेस भरते हैं। तो मान लेते हैं कि अपूर्व इतना तेज ट्रेडर है कि एक ही साल में अपूर्व 50% का प्रॉफिट निकाल लेता है। तो इन 10 लाख रुपए से उसने साल खत्म होते होते 15 लाख रुपए जनरेट कर लिए, जिसमें 5 लाख उसका प्रॉफिट है। तो इस इक्वेशन को देख के ये लगता है कि अपूर्व 5 लाख रुपए घर ले जाएगा, राइट? लेकिन दोस्तों, यहीं पर कई लोग ये भूल जाते हैं कि हर ट्रेडिंग डे पर अपूर्व को 2,000 से लेके 2,500 रुपीज तक का फीस और टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर अपूर्व 200 दिन ट्रेड करता है तो उसको 2,000 इंटू 200 यानी 4 लाख रुपए तक का सिर्फ फीस और टैक्सेस भरना पड़ता है। यानी 5 लाख में 4 लाख रुपए सिर्फ उसके फीस और टैक्सेस में निकल जाते हैं। तो बचे उसके पास कितने पैसे? सिर्फ 1 लाख रुपए। और अब सोच के देखो, सेबी खुद ये कहता है कि 90% ट्रेडर्स इंडिया में लॉस में होते हैं। तो अपूर्व एक बहुत ही अद्भुत और शार्प ट्रेडर है जो 50% प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन बाकी जितने भी सारे 90% ट्रेडर्स हैं, अगर वो 40% या 30% तक का भी प्रॉफिट कमाते हैं तो साल खत्म होते होते फीस और ब्रोकरेज और टैक्सेस की वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक तरफ जहां ट्रेडर्स घाटे में हैं, दूसरी तरफ ब्रोकर्स अपना खून पसीना बहाकर बिजनेस करते हैं। लेकिन इस पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ गवर्नमेंट कमाता है। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जहां इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स मिलाकर 15,500 करोड़ का रेवेन्यू कमाते हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट अकेले ही सिर्फ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से 25,000 करोड़ कमाती है। यानी सरकार बिना बिजनेस रिस्क लिए, बिना ट्रेडिंग रिस्क लिए ब्रोकर और ट्रेडर दोनों से भी ज्यादा पैसा कमाती है। और यहीं पर एक बहुत ही वायरल वीडियो ट्रेंड हुई थी जहां पे निर्मला सीतारामन जी को एक ब्रोकर ने ये कहा था कि गवर्नमेंट उनका स्लीपिंग पार्टनर है। How a broker can function with hordes of taxis where government of India is my sleeping partner
and I am a working partner with no income. इसीलिए दोस्तों आज भारत में ट्रेडिंग करना बहुत बहुत मुश्किल है और इसीलिए दोस्तों ट्रेडर्स व्हाइट मार्केट को छोड़ के ब्लैक मार्केट में ट्रेड करते हैं और यहीं पर आती है डब्बा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जिस तरह से हमारे मार्केट्स में जो है ट्रेडिंग होती है उसी तरह से जो है यहाँ पर एक फेक डमी मार्केट चलाया जाता है। डब्बा और बॉक्स ट्रेडिंग refers to an illegal practice of trading that takes place outside the purview of stock exchanges. It's like gambling. मुंबई के कांदिवली से डमी शेयर मार्केट चल रहा था। So growing black money is one of the repercussions of this. तो अब इस चीज को ध्यान से सुनना। डब्बा ट्रेडिंग होता कैसे है? पहले तो अपूर्व अपना सैलरी बैंक अकाउंट के बजाय कैश मिलेगा और उसके बाद वो जाता है एक डब्बा ब्रोकर के पास। अब अगर उसको रिलायंस पर बेट लगाना हो तो अपूर्व ब्रोकर से ये बोलेगा कि भाई मुझे रिलायंस के एक स्टॉक पर बेट लेना है। तो अगर रिलायंस 1000 रुपए में चल रहा है तो अपूर्व ब्रोकर को 1000 रुपए दे देगा और दिन खत्म होते होते अगर स्टॉक 1500 रुपए तक चला जाता है तो ब्रोकर अपूर्व को 500 रुपए दे देगा और अगर स्टॉक 900 रुपए तक गिर जाता है तो अपूर्व ब्रोकर को 100 रुपए देगा। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक बेटिंग स्कीम है जिसमें ना अपूर्व कोई स्टॉक खरीदता है ना वो कोई स्टॉक बेचता है और इसी तरह ब्लैक ब्रोकर्स के माध्यम से अपूर्व जैसे हजारों लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं और इसी वजह से आज डब्बा ट्रेडिंग मार्केट 70,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस करता है और क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस एनएसई या बीएसई जैसे किसी एक्सचेंज में नहीं होते हैं, इनको ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है। अब इस सिस्टम से होता क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है, लीगल ब्रोकर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता है और सारा पैसा ब्लैक मार्केट में रह जाता है। तो इसी तरह दोस्तों टैक्स बढ़ाने की वजह से देश में एक ब्लैक मार्केट पैदा हो जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या टैक्सेस कम करने से देश आगे बढ़ सकता है और क्या किसी देश ने आज तक कभी टैक्स कम करके तरक्की किया है? वेल द आंसर इज यस। ये करके दिखाया है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका ने। तो सवाल ये है कि टैक्स कम करने की वजह से अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो किया और इससे भारत सरकार क्या सीख सकती है। दोस्तों ये कहानी है 1981 की, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन थे। Presenting to you the President of the United States. इस समय यूएस बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इन्फ्लेशन 11.8% तक पहुंच चुका था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी 6.1% से 8.5% तक पहुंच गया था और 1970 से लेकर 1980 तक रियल जीडीपी ग्रोथ भी बस 3.25% की एवरेज में चल रहा था, जबकि 1960 से 1970 तक अमेरिका ने 4.5% के रेट से ग्रो किया। और यूएस इकोनॉमी की हालत इतनी खराब इसलिए हो गई थी क्योंकि 1973 और 1979 में यूएस ने 2 ऑयल शॉक्स फेस किए और अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि 1973 और 1979 में इजराइल और अरब्स के बीच में एक वॉर चल रहा था और इस वॉर के दौरान यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया। तो बदले में अरब्स ने गुस्से में आकर ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ा दिए कि 1973 में ऑयल प्राइस $4.08 से सीधा $12.52 तक पहुंच गया और 1981 तक फिर से दूसरे ऑयल शॉक की वजह से ऑयल प्राइसेस $21.57 से लेकर $37.1 तक पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 8 सालों में ऑयल के प्राइसेस 9 गुना बढ़ गए। The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. World wars among big powers are quite possible to control dwindling oil supply, resulting in their decision to reduce the flow of oil to America and other nations supporting Israel. Dealers raised prices to more than 40 cents a gallon. Today's OPEC increases are expected to drive the price of unleaded up to a national average of 77 cents per gallon. Gas lines at many stations were a lot longer than normal. और इसको अगर आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो आप सोच के देखो कि अगर आज से 8 साल बाद पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर से लेकर अगर मैं 900 रुपए पर लीटर कर दूं तो देश में क्या होगा। महंगाई बढ़ जाएगी, कंपनीज लॉस में चली जाएंगी, लोगों के जॉब्स चले जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। यही हुआ दोस्तों अमेरिका के साथ और यहीं पर रोनाल्ड रेगन ने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिसको पूरी दुनिया देख के हैरान हो गई। रोनाल्ड रेगन ने यूएस में पर्सनल टैक्स को अचानक से 70% से सीधा 28% कर दिया और कॉर्पोरेट टैक्स को 48% से लेकर सीधा 34% कर दिया। We cut your tax rates anyway by nearly 25%. And what that helped trigger was falling inflation, falling interest rates,
and the strongest economic expansion in 30 years. तो अब सवाल यह है कि जब पूरा देश पहले ही इतना तकलीफ में था, जब गवर्नमेंट के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तब भी अमेरिका ने टैक्स कम कैसे किया और ये टैक्स कम करने की वजह से अमेरिका को क्या फायदा हुआ? यहीं पर आती है दोस्तों ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एंड एज यूजुअल इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों मान लो मुंबई की एक शॉप है जिसका नाम है जनता पाव भाजी, जो कि 10 करोड़ का मुनाफा कमा रही है। ये शॉप रोज 10,000 किलो पाव बनाती है और 2,000 लोगों को नौकरी देती है, जिनकी एवरेज सैलरी सालाना 5 लाख रुपए है। लेकिन 48% कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से 10 करोड़ के प्रॉफिट में से जनता पाव भाजी को 4.8 करोड़ का सिर्फ टैक्स भरना पड़ता है। तो साल खत्म होते होते उनके पास सिर्फ 5.2 करोड़ बच जाते हैं। तो 10 करोड़ में से वो सिर्फ 5.2 करोड़ अपने ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर पाते हैं। उसी तरह 5 लाख कमाने वाले जो एम्प्लॉइज है वो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपीस का टैक्स भरते हैं, यानी 5 लाख में से 1.5 लाख का वो टैक्स भरते हैं। लेकिन फिर मान लो सरकार एक ऐसा अनाउंसमेंट करती है कि कॉर्पोरेट टैक्स 48% से सिर्फ 34% हो गया है। तो अब जनता पाव भाजी सिर्फ 3.4 करोड़ रुपीस का टैक्स देती है और 6.6 करोड़ रुपीस अपने पास रख लेती है ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी इस साल जनता पाव भाजी सरकार को 1.4 करोड़ रुपीस का टैक्स नहीं देती है। और उसी तरह पहले जहां वर्कर्स 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए का सिर्फ टैक्स भरते थे, अब वही टैक्स कम होकर 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए हो गए। तो अब इस इक्वेशन को देख के ये लगता है कि सरकार को कंपनी के टैक्स से 1.4 करोड़ का नुकसान और वर्कर के टैक्स से 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, राइट? तो कुल मिलाकर सरकार को 11.4 करोड़ का नुकसान हुआ है, राइट? लेकिन दोस्तों यहीं पर आती है एक बहुत बड़ी ट्विस्ट। अब जब जनता पाव भाजी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो जनता पाव भाजी क्या करेगी? जनता पाव भाजी नए मशीन्स खरीदेगी, नए रेसिपीज ट्राई करेगी और पाव का प्रोडक्शन बढ़ाकर 15,000 किलो तक कर देगी। और इस ग्रोथ को संभालने के लिए वो 1000 नए वर्कर्स को नौकरी देगी, जिनका सैलरी वापस 5 लाख रुपए पर ईयर होगा। अब देखो इकोनॉमी पर इसका कैसे असर पड़ता है। अब ये जो नए वर्कर्स हैं, ये अपनी इनकम का मान लो 70% पैसा इकोनॉमी में खर्च करते हैं। तो हर वर्कर राशन और रेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च करता है सालाना। अब अगर आप ये कैलकुलेट करो कि इस सिस्टम से इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ, तो आप बहुत ही आसानी से ये समझ जाओगे कि टैक्स कम करने से देश को कैसे फायदा होता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों जब 1000 नए वर्कर्स इकोनॉमी में 3.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो लोकल इकोनॉमी में 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके साथ साथ पहले के जो 2000 पुराने वर्कर्स हैं, उनके पास भी टैक्स कट होने के बाद 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो मान लो वो इसका 80% खर्च करते हैं, तो इकोनॉमी में 8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड होते हैं। और अब अगर आप इसका हिसाब लगाओ तो आपको ये समझ आएगा कि शुरुआत में गवर्नमेंट को 11.4 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन अब इकोनॉमी को 35 करोड़ रुपए प्लस 8 करोड़ रुपए यानी 43 करोड़ की स्पेंडिंग का फायदा हुआ। और यह पैसा जाता है मूवी टिकट्स में, ग्रोसरीज में, कैब्स और कई और बिजनेसेस में, जहां पे ये पैसे खर्च होते हैं और उन बिजनेसेस को और उनके वर्कर्स को फायदा होता है। और इस पूरे खर्चे पर अगर सरकार 15% भी टैक्स ले लेती है तो सरकार को 6.45 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिलता है। इसके साथ साथ जो 1000 नए वर्कर्स ज्वाइन हुए हैं वो भी 1 लाख रुपए का टैक्स भरते हैं, जिससे सरकार को 10 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स मिलता है। और अगर आप इसका कैलकुलेशन करो तो आपको ये समझ आएगा कि शुरुआत में सरकार को 11.4 करोड़ का टैक्स लॉस हुआ, लेकिन साल खत्म होते होते सरकार को इकोनॉमी में 43 करोड़ की स्पेंडिंग का फायदा हुआ और 1000 नए वर्कर्स की वजह से उन्होंने जो टैक्स भरा उसकी वजह से सरकार को 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और इसके साथ साथ जब इकोनॉमी में 43 करोड़ रुपीस की स्पेंडिंग हुई, उस स्पेंडिंग पर जब सरकार ने 15% टैक्स कलेक्ट किया तो सरकार को 6.45 करोड़ का जीएसटी भी मिला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले जहां सरकार को 11.4 करोड़ का नुकसान हो रहा था, अब सरकार को 16.45 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट और इकोनॉमी में 43 करोड़ की स्पेंडिंग और 1000 एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट होने का फायदा हुआ। इसी तरह टैक्स कट से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे पूरे मुंबई की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, स्पेंडिंग बढ़ जाती है और आखिर में सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है। इसी तरह दोस्तों टैक्स कम करने से देश की इकोनॉमी को फायदा होता है और यही सोच के रोनाल्ड रेगन ने अमेरिका के कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स को घटा दिया। और इसके बाद पहले तो यूएस की जीडीपी 1.8% से गिरी, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर यूएस की इकोनॉमी की
ग्रोथ 4.41% तक पहुंच गई। तो पिछले 10 साल में जहां यूएस ने सिर्फ 3% से ग्रो किया, टैक्स कट्स के बाद यूएस जीडीपी 4% से ग्रो करने लग गई। इसके साथ साथ यूएस में बेरोजगारी 7.2% से 5.3% तक कम हो गई और 1980 से लेकर 1987 तक महंगाई 13.9% से कम होकर 1.5% तक पहुंच गई। इसी तरह यूएस को टैक्स कम करने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका को 3 नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला चैलेंज था इनकम इनइक्वालिटी, यानी अमीर और अमीर बन गए और गरीब बन गए। दूसरा चैलेंज ये था कि अमेरिका का कर्ज बढ़ गया और तीसरा चैलेंज ये था कि अमेरिका के इंपोर्ट्स बढ़ गए और एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन हो गए। तो अब सवाल ये है, देखने में तो ये टैक्स कट की स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया लगती है, तो अमेरिका ने अपने टैक्सेस को और कम क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल भी है। ये लूप होल ये बोलता है कि टैक्स कम करने पर हर बार ये जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें और लोगों को नौकरी दें। जैसे आज अगर थिंक स्कूल का टैक्स 3 करोड़ से कम होकर 1 करोड़ हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि अब मैं अपनी टीम को एक्सपैंड करूं। मैं सीधे सीधे 2 करोड़ रुपए अपनी सैलरी में एक्स्ट्रा ले लूंगा और कंपनी में पैसा नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चाहे प्रॉफिट कितना भी आ जाए, यूट्यूब पर हम 10 से ज्यादा वीडियो नहीं डाल सकते। तो अगर कंपनीज एक्सपैंड या एम्प्लॉयमेंट नहीं देती हैं, तो देश को टैक्स का भी नुकसान हो जाएगा और इकोनॉमी में स्पेंडिंग का फायदा नहीं होगा। इसीलिए सरकार हमेशा कुछ पैसे डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से और कुछ पैसे इनडायरेक्ट चैनल्स यानी जीएसटी जैसे चैनल से कमाती है। और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बैलेंस होता है, इसको इस तरीके से सरकार को बनाए रखना पड़ता है ताकि ब्लैक मार्केट भी ना बढ़े और टैक्स का गलत फायदा कंपनीज ना उठाए। अगर आपको ये समझ आ गया ना दोस्तों, तो आप इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को समझ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। लेसन नंबर 1, टैक्स बढ़ाने से ब्लैक मार्केट हमेशा बढ़ेगा। इसीलिए सरकार ने हमेशा टैक्सेस को कम करके रखना चाहिए, जिससे देश में ब्लैक मार्केट ना पैदा हो। लेसन नंबर 2, टैक्स कम करने के चक्कर में सरकार ने अगर 0 टैक्स कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने भी टैक्स का पैसा बचाया है, वो लोग वो पैसा खुद अपने जेब में डाल लें, जिसकी वजह से अमीर और अमीर बन जाएंगे और गरीब बन जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो देश की इकोनॉमी ना बढ़ेगी, ना सरकार को पैसा मिलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सरकार को हमेशा बहुत ही सोच समझकर अपने टैक्स को बढ़ाना या घटाना चाहिए। एंड लास्टली, अगर इंपोर्ट ड्यूटी या फॉरेन गुड्स पर टैक्स बढ़ाया जाए तो स्मगलिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जिस मार्केट के डिमांड सप्लाई इक्वेशन को टैक्सेस हिला देते हैं, वो मार्केट खुद ही ब्लैक मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अंत में सवाल बस इतना बच जाता है कि मोदी सरकार इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएगी और भारत से काला धन कैसे निकालेगी। और इस सवाल का जवाब जो है, ये सिर्फ वक्त बताएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।